चलो देखो, हम लोग भारत का संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जिसमें आप लोगों को बता दिया जा चुका है कि संविधान का उत्पत्ति कैसे हुआ। हमारे देश में संविधान बनने से पहले वो संविधान किस प्रकार आया हमारे देश में, वो ब्रिटिश समय से किस प्रकार संविधान की नींव पड़ी। पूरा स्लाइडर लगा दो, किस प्रकार नींव पड़ी, ये सारी बातें को आपका वर्णन कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे संविधान के पहले भाग से। तो संविधान के बारे में जैसा बताया गया है, ये था आपका कॉन्स्टिट्यूशंस जो है बुक है, जी बारे में बता दिया गया है। हम लोग आज यहां से पढ़ाई करेंगे भारत का संवैधानिक विकास। जैसे आपको बताया गया था कल कि संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है। वैधानिक मतलब जिसमें सारे नियम कानून का वर्णन किया रहता है। तो बोला गया संविधान वो वैधानिक दस्तावेज है जिसमें बोला गया है शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिसके अनुरूप किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन होता है। जैसा कि कल बताया गया था कि संविधान वास्तव में क्यों बनाया जाता है। संविधान इसलिए बनाया जाता है किसी भी देश का क्योंकि वहां की शासन व्यवस्था किस प्रकार से चले, वहां की शासन व्यवस्था को किस प्रकार मॉनिटरिंग किया जाए। तो एक नियम कानून होना चाहिए। कोई भी चीज में अगर शासन जहां चल रहा है, अगर उसको सुचारू रूप से उस चीज को चलाना है तो वहां नियम कानून का आना बहुत जरूरी होगा। जैसे कि सपोज दैट कि कोई भी स्कूल चल रहा है, कोचिंग चल रहा है, कॉलेज चल रहा है, तो सबका एक नियम कानून बना रहता है। ठीक है कि इतना बजे आना है, ये पेपर पढ़ाई होगा, ऐसे पेपर पढ़ाईगा, तब वो कॉलेज स्कूल कोचिंग संस्थान चलेगी। अगर वहां पर नियम कानून नहीं होगी तो क्या होगा, पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ब्रिटिश लोग शुरू से ही नियम का पाबंद रहे थे। तो उन्होंने भी चाहा कि जब हमारे देश किसी भी वो जब भारत में अपना शासन स्थापित करने लग गए तो उन्होंने भी नियम कानून को बनाया। तो उसके आगे बात करेंगे। तो सिंपल सी आइडिया रखिए, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसीलिए आवश्यकता पड़ी कि संविधान के द्वारा किसी भी देश या राज्य में शासन का संचालन किया जा सकता है, पहली बात। दूसरा इसका अहम ये है संविधान का कि संविधान सरकार के साथ जनता के संबंधों का भी निर्धारण करता है। क्योंकि सरकार आपसे, कोई भी देश की सरकार आपसे पर्सनली मिल नहीं सकती है। कैसे उसका मीडियम संविधान बनता है। संविधान की जो बात और तथ्य है, अगर उसके आप खिलाफ जाएंगे तो सरकार को यह सूचना मिलेगी माध्यम से कि नहीं इस प्रकार का काम हो रहा, मतलब उसमें सुधार की आवश्यकता है। एग्जाम्पल का तौर पर जैसे हम लोग का भी चुनाव का माहौल चल रहा है, तो कैसे सरकार भी अपने चुनाव बनाने के लिए तैयारी कर रही है और पब्लिक भी वोट डालने के लिए तैयारी कर रहा है। तो दोनों का माध्यम क्या बन रहा, संविधान ही बन रहा है ना। क्योंकि आपको भी संविधान के अनुसार वोट देने का अधिकार है और चुनाव जो प्रक्रिया चल रही है, जो व्यक्ति खड़ा हो रहा है उसको भी संवैधानिक रूप से चुनाव में खड़ा होने का अधिकार है। तो मान लीजिए आप बोलेंगे वोट नहीं दीजिए, नहीं देंगे, वो बोलेगा चुनाव में नहीं खड़ा होंगे, तो कोई मतलब नहीं। लेकिन दोनों की कड़ी को जोड़ रहा कौन, संविधान ही ना जोड़ रहा है। अगर वो संविधान नहीं आता तो दोनों का कड़ी जुड़ता। कोई देश, कोई प्रधानमंत्री कहां का बनेगा, आप रहने वाले कहां का है, लेकिन सबके लिए संविधान क्या है, एक समान है। तो वही सिस्टम में चाहे वो किसी भी देश में, मैंने अपने जैसे भारत की बात करें, वो किसी भी राज्य में रहे, वो अगर वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो हमारे संविधान के अनुच्छेद में जो मेंशन किया गया बातें हैं वो सारी शर्तों को पूरा करेगा, तभी वो बड़ा किसी भी राज्य के व्यक्ति वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसमें किसी का कोई मतलब क्या होगा, बगावत की बात नहीं होगी, क्योंकि वो हमारे संविधान से लिंक है। तो इसीलिए बोला गया जनता और सरकार के बीच जो माध्यम कनेक्टर का काम करता है वो किसी संविधान काम करता है। समझ में आई बात। तो वही लिखा गया है, संविधान जो होता है सरकार के साथ जनता के संबंधों का निर्धारण करती है। आगे बोला गया है इसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था की बुनियादी ढांचों को निर्धारित किया जाता है जिसके अंतर्गत जनता शासित होती है। मतलब वही जो शुरू में बताया गया था कि संविधान के द्वारा ही किस प्रकार किसी राज्य और देश की शासन व्यवस्था चले, वहां के लोगों को किस प्रकार शासित किया जाए
कि उसे किसी प्रकार के नुकसान ना हो और वो सुचारू रूप से वो देश की शासन व्यवस्था चले, इसीलिए हमारा संविधान बनाया गया। इसीलिए हर चीज में आपका मौलिक अधिकार भी दिया गया है, राइट्स भी बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति उस संविधान के अनुच्छेद की तरह अवहेलना करता है तो उसके लिए पनिशमेंट भी बताया गया है। तो ये जो बात कही गई है, इसीलिए संविधान हर देश और राज्य के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। इस लाइन तक समझ में आया। तीसरी बात बोला गया है कि संविधान को देश की आधारभूत विधि भी कहा गया है। विधि मतलब व्यवस्था, कानून। आधारभूत मतलब वो बेसिक फंडा है। मतलब अगर किसी भी देश को संविधान चलना है, कुछ भी नियम का बदलाव करना है या कुछ भी जनता को लाना है, तो उसी संविधान के अनुसार काम करना पड़ेगा, जिससे कि किसी को कोई असुविधा या प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये तीन जो मुख्य बातें थी, संविधान क्या है पता चल गया होगा। कल आपको बता दिया गया था कि हमारे देश में संविधान देश आजाद होने के बाद से नहीं, बल्कि देश आजाद होने से पहले ही उसकी नींव रखी जा चुकी थी। और वो सदी थी 1600 ईस्वी का, जिस समय ब्रिटेन की प्रधानमंत्री का, ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी। उसी का समय में एक शिष्टमंडल जो ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी जो बोलते हैं, जो व्यापारी का समूह, किसे? एलिजाबेथ प्रथम के पास गई थी मिलने के लिए, और उससे वो परमिशन मांगी थी कि हमें भारत में व्यापार करना है, जिसके लिए आप अनुमति दे। तो उन्होंने अनुमति दिया, तब वो भारत में व्यापार करने आए। तो जब ब्रिटेन के लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आए और भारत की स्थिति को देख करके यहाँ व्यापार करने के साथ साथ यहाँ शासन भी स्टार्ट कर दिए। क्यों? धीरे धीरे इन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा ली, और बढ़ाने के बाद इन्होंने आधिपत्य स्थापित कर लिया। और जिस समय ब्रिटेन से भेजा गया था, वो कौन सा जनरल था? गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव था। वो अगर नहीं आता तो ये स्थिति नहीं होता ना। प्लासी का अगर युद्ध होता, कब हुआ था प्लासी की लड़ाई? 1757 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। तो अगर प्लासी का युद्ध ना हुआ होता, बक्सर का युद्ध ना हुआ होता और इलाहाबाद की संधि ना हुई होती, तो आज हमारे देश की स्थिति कुछ दूसरा ही होती। तो बोला जाता है ना कि मौका पर चौका मारना, वही बात हुआ था। उन्होंने ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में मौका देखा और उसका भरपूर लाभ उठाया, और उसी का भाई लाभ उठा करके वो कितना 200 साल, लगभग 300 साल तक वो शासन करते रहे हमारे देश में। समझ में आई बात? तो हम लोग उसी का एक एक करके पढ़ेंगे कि किस नियम के अनुसार क्या पारित हुआ, क्या काम हुआ। तो वही लिखा गया है हमारे संवैधानिक विकास की शुरुआत। तो जैसा कि बताया गया आपको कि हमारे देश में संविधान का विकास 1600 ईस्वी में ही प्रारंभ हो गई थी। 1600 ईस्वी का कहने का मतलब जिस समय हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांव रखा था। तो वही बोला गया है भारत का संवैधानिक विकास की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में ही माना जाता है। दूसरी अहम बात थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अंग्रेजी व्यापार का एक समूह था, कोई शासन या अधिकारी नहीं था। ये व्यापारी मंडल का एक समूह, प्रतिनिधि मंडल था, जो ग्रुप में आकर भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। उसी का नामकरण किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद इसे ब्रिटिश सरकार ने भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान कर दिया। मतलब यहां जो ब्रिटेन से जो व्यापार का समूह भेजा गया था भारत में, तो मतलब ब्रिटेन के और कोई व्यक्ति भारत में आकर के व्यापार ना करे, इसी ने एक प्रतिनिधि मंडल, एक ग्रुप बनाया जिसका नाम दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के भीतर जितने भी व्यापारी समूह होंगे, वही समूह केवल भारत में व्यापार करेगा। उसके अलावा और कोई ब्रिटेन का लोग जाकर के भारत में व्यापार नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार मिल गया। मतलब वही जो भी काम करेगा, जितना भी व्यापार, जो कुछ करना है भारत में कर सकता है। उसके अलावा ब्रिटेन का और कोई भी व्यक्ति आकर के भारत में व्यापार नहीं कर सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप अपने घर से यहां पर पढ़ने के लिए आए,
तो आपने जब आपका नामांकन किया तो आपका ही अधिकार है इस कोचिंग में पढ़ने का। तो और दूसरा बाबू गांव या हजारीबाग के लोग कोचिंग में पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं, लाखों लोग रखते हैं। सेम काम यही हुआ था। जो ब्रिटेन का जो व्यापारिक समूह ईस्ट इंडिया कंपनी थे, उन्हीं ने एक ऐसा आदेश एलिजाबेथ प्रथम से पारित करवा लिया जिससे कि केवल वही लोग भारत में व्यापार कर पाएंगे, बाकी ब्रिटेन के अन्य कोई सदस्य और व्यापारी नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गई बात? इसीलिए उन्होंने एकाधिकार प्राप्त कर लिया। तो और यहां पर आने के बाद जैसे बोले कि उन्होंने जब व्यापार प्रारंभ किया तो धीरे धीरे वहां की अपना व्यापार को सुरक्षित करने के लिए कुछ सेना को रखने लगे। सेना के रखने के लिए, व्यापार को डेवलप करने के लिए किलाबंदी भी करने लग गए, उद्योग व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, जिसकी कहानी आपको कल बता चुके हैं सारा का सारा। तो वहां पर बताया गया है, जो नहीं देखे हैं कल का वीडियो नंबर 1 देख लीजिएगा, संविधान की उत्पत्ति कैसे हुआ, सारे कुछ समझा दिए गए हैं। तो नीचे लाइन में वही लिखा गया है कि इसे ब्रिटेन सरकार ने भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ब्रिटेन का और कोई भी व्यक्ति या नागरिक भारत में जाकर व्यापार नहीं कर सकता है। साथ ही साथ व्यापार की रक्षा के नाम पर यूरोपियन कंपनी ने भारत में किलाबंदी करना और सेना रखना शुरू कर दिया। जब वो व्यापार करेगा तो उसकी सुरक्षा भी तो चाहिए, धन संपदा आएगा, बिजनेस करेगा, माल होगा, उसकी सुरक्षा क्या करेगा? तो वहां पर उसके नाम पर इन्होंने सेना भी रखना चालू कर दिया और किलाबंदी भी करना चालू कर दिया, जो कल आपको बता दिए थे। इस किलेबंदी का विरोध कौन किया था? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला किया था, जिसके कारण इसको युद्ध का सामना करना पड़ा और वो पराजित हुआ। और वो युद्ध किस नाम से जाना जाता है? प्लासी की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आई बात? आगे देखिए। इसके बाद बोला गया था कि अपनी सैन्य शक्ति के दम पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जल्द ही भारत की रियासतों के राजनीतिक और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर लिया गया। समझ लीजिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने देशी रियासतों का, मतलब जहां पर वो जीतता था, जैसे वो बंगाल को पहले जब प्लासी युद्ध में जीत गया तो वहां वो शासन नहीं किया। क्या किया? उन्होंने अपने उनके इशारे पर काम करने वाले व्यक्ति या नवाब को जिम्मेवारी सौंप दी और उसके एवज में वहां से उससे कर लेने लग गया, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग वो डायरेक्टली शासन ना करके इनडायरेक्टली वो शासन करते थे। सारे रूल रेगुलेशन ईस्ट इंडिया कंपनी पारित करती थी, लेकिन वहां की जनता को उसकी भनक ना हो, इसीलिए वो अपने कठपुतली की तरह किसको नचाता था बंगाल में? क्या नाम था? मीर जाफर को शुरू में काम करवाया। वो इसे कठपुतली नवाब के नाम से भी जाना जाता है। सारा नियम कानून ईस्ट इंडिया कंपनी बनाते थे और वो किसके माथे पर छोड़ देता था? मीर जाफर के नाम पर। और वो बंगाल पर सारा संचालन करता था और उसके एवज में उससे टैक्स लेता था। समझ में आई बात? तो वही बोला गया, वो देशी रियासतों की राजनीतिक के आंतरिक मामलों का कहने का मतलब है वहां की जनता को किस प्रकार कंट्रोल करना है, किस प्रकार शोषण करना है, किस प्रकार टैक्स लेना है, वो सारा डिसाइड ईस्ट इंडिया कंपनी करता था इनडायरेक्ट माध्यम से वहां की जनता का। तो इसीलिए वहां की वो राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लग गया। तो ये सभी बातें समझ में आ गई। तो हस्तक्षेप करने लग गई और भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन गई। कब बनी, कैसे बनी? क्योंकि जब वो प्लासी की लड़ाई आपको जैसे कल बताए थे, जब वो लड़ी थी तो वो कूटनीति के तहत लड़ाई किया था। जो जितने विरोधी थे सिराजुद्दौला को सबको साथ मिला करके और उसके सेनापति को मिला करके उसको हराया। तब प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई ने उसने पूरी सैन्य शक्ति की लड़ाई, मतलब अपने दम पर एकदम फेस टू फेस लड़ाई किया, जिसके कारण अंग्रेजों को भी अपनी शक्ति का एहसास हो गया कि अब हम बिना डायरेक्ट किसी से सामना कर सकते हैं। तो उन्हें शक्ति का एहसास हुआ, तब जाकर के वो एहसास हो गया कि वो भारत में बहुत बड़ी शक्ति बनके उभर गए हैं। तो इसीलिए आपको बताया गया, ना प्लासी का लड़ाई होता, ना बक्सर की लड़ाई, ना इलाहाबाद संधि, तब तक अंग्रेज को पता नहीं चलता। मतलब आपको जिस प्रकार पता, विद्यार्थी को क्या होता है, कोई टेस्ट देता है, अगर हर टेस्ट में वो 100 में 100 नंबर लाने लग गए तो उसको एहसास हो जाना लग जाता है कि नहीं अब हम एग्जाम में पास कर पाएंगे। समझ में आते हैं? तो वही लोग का टेस्ट था।
मतलब 3 लड़ाई उसकी टेस्ट थी उसकी योग्यता का, तो उसको टेस्ट में योग्यता में वो समझ में आ गया तो भारत में अब शासन कर लग गया। उसी प्रकार आप लोगों को टेस्ट लिया जाता है, अगर वो 100 में अगर सारे पेपर का 100 में 100 नंबर लाने लग गए तो आप लोग का भी एग्जाम पता चल जाए कि हम जिस एग्जाम में बैठने जा रहे हैं उसमें अब हम पास कर जाएंगे, यही ना होता है। तो समझ जाइए वही चीजों का टेस्ट था। लॉजिक समझ में आ गई बात। आगे बोला गया है वही जो लिखे रिपीट किया गया है, 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में मुख्य राजनीतिक ताकत बन गई और 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध और 1765 ईस्वी का इलाहाबाद संधि से उन्होंने बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर सर्वोसर्वा पर मतलब पूरा आधिपत्य कर लिया, मतलब पूरा कंट्रोल उनके अंदर में आ गया। ये 3 राज्य बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यहां तक बात हुई। तो जब कंट्रोल हो गया तब उसको शासन व्यवस्था को संचालित करना है। अब इसी शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए समय समय पर रेगुलेटिंग एक्ट और क्विट इंडिया एक्ट पारित किए गए। तो देखिए, तो यहां से बात हुई थी, तो बोला गया भारत में कंपनी की आर्थिक और राजनीतिक सफलताओं एवं कल मारगुजारी की वजह से ब्रिटेन में यह जरूरी समझा जाने लगा कि भारत के क्रियाकलापों को नियंत्रण किया जा सके। समझिए अब ये कहानी को, बोला जाता है एक कहानी कि किसी की तरक्की किसी को रास नहीं आती है। समझ में आई बात। सपोज दैट आप अगर हर एग्जाम में पास करने लग जाइएगा तो आपका पड़ोसी बोलेगा ये हर एग्जाम में पास कैसे कर रहा है, उसका मने में खाले लगेगा ना, समझते हैं ना, बोलेगा मने जलनशीलता की भावना पैदा हो जाएगी। तो यही जलनशीलता ब्रिटेन के लोगों में आ गई थी, क्योंकि ब्रिटेन के अन्य वहां के नागरिकों को तो भारत में व्यापार करने मिला नहीं था, अब केवल ईस्ट इंडिया समूह को भारत में व्यापार करने भेजा था। तो वहां लोग बोला कि इतना पैसा ही लोग कमा रहा है और हम लोग ब्रिटेन में रह के हम लोग को मौका नहीं मिल रहा है। तो वो ब्रिटेन के नागरिक लोग जो थे वो ब्रिटेन की महारानी के पास अपील की कि देखिए ये इस तरह की शासन व्यवस्था चल रहे हैं, इसमें हमारे देश को क्या लाभ हो रहा है, ये तो जितना प्रॉफिट लग रहा है वो कंपनी को प्रॉफिट होगा, उसका कुछ भाग वो ब्रिटेन को देता था टैक्स के रूप में, बाकी सारी संपदा तो यही रखती थी। तब इसीलिए ब्रिटेन में संसद में ये नियम लाया गया कि नहीं, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को जितनी स्वतंत्रता दी गई थी तो अब उन पर नियंत्रण किया जाना चाहिए, क्योंकि नियंत्रण करने का उनको वजह यह था कि उनको जितना लाभ मिलना चाहिए ब्रिटेन के संसद या ब्रिटेन के सम्राट महाराजाओं को उतना लाभ नहीं मिल पा रहा था। तो लाभ कैसे मिलेगा, कोई नियम बनाएंगे जिस नियम के तहत हम इसको कंट्रोल करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ब्रिटेन की संसद में वो नियम को पारित किया गया और उस समय यहां पर क्या किया गया, नियम बना दिया गया ब्रिटेन की संसद में, किसके ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। क्या बनाया गया, तो यही बोला गया भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को 2 भागों में बांट दिया गया। पहले जिस तरह स्वतंत्रता पूर्वक ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अनुसार शासन करती थी भारत में, तो उसके कंट्रोल करने के लिए उसके बाद ब्रिटेन की सरकार जिसके क्राउन मतलब ब्रिटेन की महारानी द्वारा उसका फिर शासन कर दिया गया। तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार शासन किया, कंट्रोल किए, क्या क्या नियम बनाए, उसकी पढ़ाई करेंगे। फिर उसके बाद ब्रिटेन की सरकार ने कब कब किस किस तरह से भारत के ऊपर नियंत्रण करने के लिए अपना कानून और अधिकार बनाए, इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे भारत का संवैधानिक विकास, तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में सबसे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, उस रेगुलेटिंग एक्ट का नाम क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया गया तो जैसे इस समय क्या था, इस समय जो ब्रिटेन का गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था। तो रॉबर्ट क्लाइव जब था तो बोला नहीं, वो यहाँ के लोगों की जनता के ऊपर बहुत ही अत्याचार करते हैं, यहाँ की शासन व्यवस्था, तो उसे पूरा इंग्लैंड ब्रिटेन बुला लिया गया और उसकी जगह पर वारेन हेस्टिंग को इंडिया में भेज दिया गया। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग उसकी जगह गवर्नर बन के आया। तो उन्होंने यहाँ की जो स्थितियां थी उसको कुछ सुधार किए और उसी के कारण उन्होंने एक्ट बनाया। उस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बनाने का सबसे बड़ा योगदान था वारेन हेस्टिंग को जाता है, जो गवर्नर जनरल था और वही आगे चल के भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। ठीक है, तो हम लोग पहले एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए वही लिखा गया है, जिस समय ये एक्ट पारित किया गया उस समय ब्रिटेन की जो महारानी थी उसका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। क्या नाम था, एलिजाबेथ प्रथम थी।
तो जिस समय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया गया था, उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। तो जब वो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया तो इस अधिनियम को एक संवैधानिक महत्व मिला। संवैधानिक मतलब किस प्रकार एक विधिवत कानून के तहत काम करना है, भारत में अपनी मनमानी के अनुसार काम नहीं करना है। तो उसी के अधीन बताया गया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। क्योंकि जब तक ये एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट नहीं पारित हुआ था, जब तक कोई नियम कानून नहीं बने थे, तब क्या होता था? ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मनमानी करते थे, लोगों से जितना चाहा उतना कर ले लिया, लोगों को जितना चाहा उसे घूस लेके काम करवा लिया, अपने मनमानी ढंग से, कोई शासन व्यवस्था नहीं, जो जैसे चाहे लूट खसोट करके एकदम पूरा धन संपदा इकट्ठा करने लग गया। तो जब ये बात ब्रिटेन को पता चला, तभी वहां पर उन्होंने एक नियम लाया कि नहीं, यहां की जनता को मतलब एक नियम कानून के तहत शासन करना है। तब उन्होंने एक एक्ट को पारित कर दिया था, उसी का नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो जब उन्होंने ये रेगुलेटिंग एक्ट बनाया तो वो एक ब्रिटेन सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया। मतलब ये कहां पारित हुआ था? ब्रिटेन में, और वहां की संसद में जो पारित हुआ नियम, और वो नियम को भारत के में लागू किया गया। ठीक, तो इसके अलावा इसके द्वारा पहली बार कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली। प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों का मतलब यह हुआ कि ब्रिटेन की से जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आए थे तो व्यापार की भावना करते थे और अपनी सुरक्षा। तो लेकिन आगे चल के बोला गया नहीं, अब व्यापार का काम अलग तरीका से होगा और शासन की व्यवस्था का काम अलग तरीका से होगा, दोनों एक साथ नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए ब्रिटेन की संसद में यह पास कर दिया गया कि यहां पर अब दो तरह से कार्य किए जाएंगे, एक प्रशासनिक स्तर पर और एक राजनीतिक स्तर पर पास किए जाएंगे काम होंगे। और इसका द्वारा केंद्रीकरण प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन का मतलब यह हुआ कि अब इसका कंट्रोल जो होगा, भारत में किस प्रकार का नियंत्रण होना चाहिए, किस प्रकार के व्यापार होना चाहिए, यहां के लोगों को किस प्रकार से टैक्स लेना चाहिए। अब यहां ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मनमानी से नहीं करेंगे। अब ये मनमानी कहां? ब्रिटेन की संसद में जो पास होगा, जो नियम बनेगा, उस नियम के अनुसार यहां पर भारत में कंट्रोल होगा। इसीलिए यहां बोला गया केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन कहने का मतलब आप अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मनमानी नहीं करेंगे, जो ब्रिटेन की संसद में नियम बनेगा उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आ रही बात? किसी को कोई डाउट नहीं? आइए, तो इस अधिनियम के द्वारा क्या क्या सुधार किए गए, क्या क्या बातें लाई गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। इस समय पहला जो सबसे बड़ा काम किया गया, जिसमें कंट्रोल बोला गया था, जो बंगाल का गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वही लिखा गया है इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। पहले गवर्नर जनरल था, अब उसे नाम बदल के क्या, बंगाल का गवर्नर से नाम बदल करके क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल। तो बोला जाएगा किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। अब देखो, जब गवर्नर से बना के गवर्नर जनरल कर दिया जाएगा तब उसकी शक्तियां भी बढ़ा दी गई। बढ़ा देने का मतलब पहले जो था 3 जगह कंट्रोल होता था, एक बंगाल था, एक मद्रास था और मुंबई था, 3 जगह था। तो जब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया तो मुंबई और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल रहेगा, जो बंगाल का गवर्नर जनरल रहेगा, वो इसके अंडर में मद्रास का जो गवर्नर जनरल और आपका जो एक गवर्नर जनरल कहां का रहेगा? बंगाल, मद्रास और मुंबई का, वो किसके अधीन काम करेंगे? इस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन काम करेंगे। मतलब सारी पावर जो रह गया इस बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिया गया और इसी के अधीन में कहां का जनरल काम करेंगे? मद्रास और मुंबई के। वही बात लिख दिया गया है। तो मुंबई और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। और इस एक्ट के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बनने वाले थे उसका नाम था क्या? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का नाम बताइए, तो क्या बताएंगे? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। इसका कंट्रोल कहां पर दिया गया था? बंगाल में।
और बंगाल के द्वारा वो किन किन दो जगह का कंट्रोल करता था? मद्रास और मुंबई का। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द एग्जामिनेशंस के लिए। अब समझ में आ गई होगी कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, क्यों बनाया गया। आइए, इसके बाद दूसरी बात यहां आई कि इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार की स्थापना की गई जिसके अंतर्गत गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में 4 सदस्य बनाए गए जो संयुक्त रूप से काम करते थे। अब बोलेंगे सर गवर्नर जनरल तो बना दिए गए, इसके 4 मेंबर क्यों बनाए गए? इसका भी एक वजह था, समझिए ध्यान से। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि देखो, जैसे में ईस्ट इंडिया कंपनी को जब गवर्नर को बना के भेजा गया था तो वो अकेला रहने के ऊपर वो मनमानी करता था, लेकिन जब यहां पर गवर्नर जनरल बना दिए गए तो एक गवर्नर जनरल प्लस 3 इसके सपोर्टिंग करने, 4 इसका सपोर्टिंग सदस्य। मतलब अब यहां पर जो भी शासन व्यवस्था का कंट्रोल होगा बंगाल में या भारत में, तो सिंगल गवर्नर जनरल की रजामंदी से नहीं होगा, इसके साथ साथ इन 4 सदस्यों का भी अनुमति लेना चाहिए। तो अब क्या हुआ, यहां पर जो कंट्रोल भारत में होने लग गया वो एकीकरण एक व्यक्ति के द्वारा ना होकर के संयुक्त होने लग गया। मतलब इन जब 4 एक गवर्नर जनरल और इन चारों माने 5 लोगों की संयुक्त रजामंदी से ही यहां पर अब कंट्रोल होगा। जब तक ये 5 की रजामंदी नहीं होगी तब तक बंगाल में या भारत में कोई काम नहीं हो सकता है। तो इसीलिए यहां पर एकीकरण माने एकाधिपत्य को ब्रिटिश की संसद ने समाप्त कर दिया कि हम बोलेगा कि नहीं, हर आदमी को अगर अकेले भेज देते हैं वो जाके पूरा लूट खसोट मनमाना करने लग जाता है। तो इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार बना दी गई जहां बोला गवर्नर जनरल के साथ साथ उसके परिषद में 4 और मेंबर रहेंगे। मतलब इस 5 मेंबर करके जब कोई नियम कानून का डिसाइड करेंगे तभी भारत में, तब वो ब्रिटेन भेजा जाएगा, उसके बाद भारत में लागू होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आई बात? आगे देखिए, इसकी सबसे महत्वपूर्ण घटना थी कि उसी समय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। क्यों किया गया? देखो, जब कहीं भी शासन व्यवस्था चलेगा तो वहां क्या बोले कि यहां की जनता को प्रताड़ित होती है, तो यहां की जनता भी अपनी बात रख सके, अगर उसके ऊपर अत्याचार होगा तो वो कोर्ट कानून में जाएगा। तो इसीलिए ने ब्रिटेन की संसद ने इस बात को समझा और उन्होंने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता मतलब बंगाल में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की, जिसके क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब की थी? 74 में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, उसके 1 साल लगभग बाद 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की। तो ये जो उच्चतम न्यायालय था, ये उच्चतम न्यायालय मतलब हम लोग क्या जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि भारत के लोग का सर्वोत्तम, लेकिन ब्रिटेन लोगों के लिए उच्चतम वो न्यायालय नहीं था। वो भारत की जनता को जो सताया जाता था, वो अगर अपनी वकील बातें रखे तो जा करके यहां उच्चतम न्यायालय में रख सकते हैं। लेकिन ब्रिटेन के यहां के गवर्नर का उच्चतम न्यायालय ब्रिटेन संसद थी। जब यहां से निर्णय नहीं होता था तब जाकर के ब्रिटेन संसद था कि वहां से जो पारित होगा तब इस पर लागू होगा। ये जो उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, ये भारतीय लोगों के लिए की गई थी, ना कि ब्रिटेन के लोगों के लिए की गई थी, ना कि ब्रिटेन के गवर्नर को लिए की गई थी। समझ में आई बात? सपोज करो कि वहां का सैनिक लोग पूरा अत्याचार कर रहा है, घूस नहीं लेना है लेकिन ले रहा है, तो अगर कोई पब्लिक भारत के लोगों को अगर इस तरह का अनुभव होता था तो वो अपनी बात जाकर के कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील कर सकते थे, तो वहां पर उनकी सुनवाई होती थी। लेकिन अगर वहां पे अंग्रेज, ब्रिटेन या ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करना है तो ये कलकत्ता उच्च न्यायालय नहीं करती थी, वो ब्रिटेन के संसद द्वारा किया जाता था। और वहीं पर समय समय पर नियम और एक्ट पारित किया गया। समझ में आ गई बात? ये बात को याद रखिएगा। तो जब इस उच्च न्यायालय की स्थापना की गई तो इसमें एक न्यायाधीश भी रहेंगे, तो उस न्यायाधीश का नाम था, साथ साथ एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 3 अन्य न्यायाधीश की स्थापना की गई, जिसमें जब कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई उसके मुख्य न्यायाधीश बने सर एलिजाबेथ इम्पे। याद रखिएगा, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम ब्रिटिश टाइम में सर एलिजा इम्पे। क्या बोले? सर एलिजा इम्पे। कि फिर से बोलिए, भारत के प्रथम उच्च न्यायाधीश का नाम सर एलिजा इम्पे थे। उसके साथ साथ 3 अन्य न्यायाधीश के स्थापना न्यायाधीश भी रहे। उन 3 अन्य न्यायाधीश का नाम था चैम्बर्स, लेमेंस्टर और हाइड। क्या नाम था? बोलिए। चैम्बर्स, लेमेंस्टर और हाइड। तो मतलब एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश बनेंगे।
कब? जब कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो एक बार रिपीट कीजिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1774 ईस्वी में। उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर एलिजा इम्पे। ठीक है, अब देखो, जब ये एक्ट पारित कर दिया गया तो उसके साथ कुछ नियम कानून भी बनाए गए। क्या किया गया? इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों के साथ उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया। मतलब यहां के जो कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी मतलब गवर्नर जनरल के अंदर भी स्टाफ काम करते हैं, तो वो किसी तरह का मनमाना अपना मन से कोई पर्सनल बिजनेस नहीं खोल दे, ना तो वो किसी से उपहार ले सकते हैं, ना तो वो घूसखोरी कर सकते हैं। इसमें इस सख्त के तहत, इस एक्ट के तहत, इस अधिनियम के तहत एकदम सख्त मना किया गया था। वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इस एक्ट के तहत उसके ऊपर भी नियम कर्मचारियों पर भी लागू हो गया कि अब आप भारत में जाएंगे तो ना तो वहां अपना मन से कोई व्यापार कर सकते हैं, ना ही किसी से रिश्वत ले सकते हैं। अगर लेंगे तो इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। आगे बोला गया, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान की गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब होता है व्यापार करने वाला एक कमेटी, एक समिति जिसको बोल सकते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रैक्टर मतलब अब जो व्यापार होगा उसी का निगरानी में होगा। कितना टैक्स लेना है, कहां से कर मालगुजारी लेना है, किस तरह की व्यवस्था करना है, वो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा फैसला होगा, ना कि वहां के जो निजी गवर्नर जनरल स्वतंत्रता से कर पाएंगे। सही माई बात? तो उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की। आगे बोला गया, इस भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य हो जाएगा। इन्होंने सोचो अब क्या हुआ, आपको समझ में आ रही है ना? इस 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत करेगा यहां शासन कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन सारा नियम कानून और कंट्रोल कौन करेगा? ब्रिटेन की संसद करेगी। मतलब ये बात हो गई। अब ये भी एक कठपुतली धीरे धीरे इसको ही बनाते जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को। शुरू में जिस तरह मनमानी करता था, अब इसकी मनमानी को धीरे धीरे नियम लगा करके खत्म करने लगा कि जो कुछ भी करोगे हमको हर चीज का रिपोर्ट देना पड़ेगा। अगर आप इस रिपोर्ट के द्वारा काम नहीं करेंगे तो फिर का नियम बना करके इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए समय समय पर सारा एक्ट आया। तो इसीलिए बोल दिया गया यहाँ के नागरिक के ऊपर आप किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, अपना सैन्य शक्ति अगर उसकी क्षमता से ज्यादा बढ़ा रहे हैं, वो राजस्व कर वसूली कैसे कर रहे हैं, हर चीज का आपको जानकारी देना पड़ेगा। तो इसीलिए यहां पर ये मतलब इनको धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शिकंजे के रूप में कानूनी रूप से घेरता चला गया। कौन घेरना चालू किया? ब्रिटेन की संसद ने। और किस एक्ट के तहत स्टार्ट किया इन्होंने? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। तो कानूनी रूप से भी इनको घेरना चालू किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल व्यापारिक रूप से भी इनको अब धीरे धीरे घेरना चालू कर दिया। यहां तक बात समझ में आई? अगला देखो, इसके बाद जब हमारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ 1773, तो उसमें लगा ब्रिटेन की संसद को कि इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। तो जब उनको सुधार करने की आवश्यकता है तो उन्होंने फिर एक एक्ट पारित किया, जिस एक्ट का नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। कौन सा एक्ट बोला गया है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसका नामकरण क्या किया गया था? 1781। मतलब जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, 1773 एक्ट में उन्हें लगा कि इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, तब तुम पुनः उन्होंने एक एक्ट पारित किया, जिसका एक्ट का नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो कब पारित किया था? 1781 में। इस एक्ट के तहत क्या बताया गया कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया। क्या था? पहले जो था यहां बताया गया, इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि व्यवस्था बनाने का प्राधिकार मिल गया। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 था उसमें केवल बंगाल के ऊपर किस प्रकार शासन करना चाहिए, किस प्रकार की विधि व्यवस्था करना चाहिए, उनका अधिकार मिला था। तो जब लगा ब्रिटेन की संसद को कि नहीं, अब इसमें सुधार करना चाहिए, कलकत्ता के अलावे भी अगर कहां कहां बिहार और उड़ीसा पर कंट्रोल करना चाहिए, तब इसे एक्ट नया बनाना पड़ेगा। और उस एक्ट का नाम दिया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो 1781। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि टाइम टू टाइम एक्ट क्यों बनाने लगा? क्यों बनाने की इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि यहां की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपनी मनमानी नहीं करे। अब जो भी कायदा कानून नियम बनेगा वो ब्रिटिश संसद में जो पास होगा उसके अनुसार काम होना चाहिए। इसीलिए क्या हो रहा है, जब वहां पर दरकार पड़ रहा एक नियम बना करके इंडिया में भेज दे रहा, उसी नियम के तहत काम करना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आ रही है?
चलिए, तो जब हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित हुआ, सुधार किया गया उस एक्ट में, 17 एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। उसके बाद जो अगला एक्ट अधिनियम लाया गया पिट इंडिया एक्ट 1781 के बाद तुरंत पारित किया गया 1784। अब इस 1784 एक्ट में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखो इस अधिनियम के दौरान ब्रिटेन की तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे क्या, विलियम पिट जूनियर द्वारा लाया गया। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि पिट इंडिया एक्ट 1784 किसके द्वारा लाया गया, उस समय किसके द्वारा, ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री जिसका नाम था विलियम पिट जूनियर। क्या नाम था बोलिए? विलियम पिट जूनियर। देखिए पिट से पिट इंडिया एक्ट, तो जैसे पिट इंडिया एक्ट का नाम दिमाग में दौड़ेगा तो समझ लीजिए विलियम पिट्स जूनियर। अब देखिए यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है, ब्रिटेन की तत्कालीन प्रधानमंत्री, तो मतलब नियम कानून बन रहा है ब्रिटेन में, वहां के प्रधानमंत्री, और वो लागू कहां हो रहा है, भारत में। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मनमानी तरीका से काम कर पा रहे हैं? नहीं काम कर पा रहे हैं। वो इसीलिए शुरू में बताएं कि जैसे ही अधिनियम एक्ट स्टार्ट हुआ वो ब्रिटेन की संसद में पारित होता था और इंडिया में लागू होता था। तो अब इस एक्ट की क्या आवश्यकता पड़ी उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो समझिए, बोला गया इस अधिनियम के द्वारा कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज का स्वामित्व के दावों का पहला वैधानिक दस्तावेज था। कहने का मतलब था अब ब्रिटेन का मतलब क्राउन मतलब दस्त, ये जो होता है क्राउन मतलब ताज, मतलब जो राजा और ब्रिटेन की महारानी होती है उसके द्वारा पूर्णतः रूप से काम प्रारंभ हो गया था। क्योंकि देखो ये एक्ट पारित करने वाला कौन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो इसीलिए बोला गया कि अब राज्य क्षेत्र पर धीरे धीरे कब्जा जो होने लग गया वो ब्रिटिश ताज का होने लग गया। किस एक्ट से प्रारंभ हो गया था आपका, पिट इंडिया एक्ट 1784 से प्रारंभ हो गया। उसके बाद इस एक्ट के माध्यम से व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। जैसे कि अब हर सब डिपार्टमेंट या कमेटी एक काम नहीं करेगा, अब भारत में संचालन दो तरीका से किया जाएगा, एक व्यापारिक मामले से और एक प्रशासनिक मामले से किया जाएगा, जो इस एक्ट का सबसे बड़ा रोल था। इसी एक्ट के तहत बता दिया गया कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का संचालन होगा वो दो तरीका से होगा, एक व्यापारिक तरीका से और एक प्रशासनिक तरीका से। तो यही बताया गया। इस एक्ट को हम लोग कहते हैं दोहरे शासन एक्ट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस एक्ट को दोहरे शासन एक्ट के नाम से जाना जाता है, तो उस एक्ट का नाम क्या बोलेंगे, पिट इंडिया एक्ट 1784। 1784 इस एक्ट को किस नाम से जाना जाता है, दोहरे शासन एक्ट के नाम से। मतलब अब भारत में अब जो शासन चलेगी वो दो तरीका से चलेगी और दो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहां पर किया जाएगा। एक और किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या होगा एक का नाम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब व्यापार, भारत में किस तरह का व्यापार किया जाए, यहाँ की व्यापारिक स्थिति को किस प्रकार सुदृढ़ किया जाए, वो सारे मामले का निपटारण कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का काम हो गया कि राजनीतिक मामलों के लिए चाहे सैनिक शक्ति हो, असैनिक, राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा करना हो, ये सभी मामलों को निगरानी कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब पिट इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा दो तरह से दोहरी शासन व्यवस्था जो बनाई गई, एक बनाया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसके अंदर क्या काम होंगे, व्यापारिक मामलों के, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के तहत क्या मामले काम होंगे, सैनिक, असैनिक और राजस्व के। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में भी 6 मेंबर की स्थापना की गई थी। कितना मेंबर का, 6 मेंबर का। क्योंकि बोले सिंगल व्यक्ति के अंदर में कंट्रोल इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि अगर सिंगल व्यक्ति के अंदर में कंट्रोल दिया जाता तो वहां पर भारत में जाके वो मनमानी करने लगे थे। तो इसी मनमानी को समाप्त करने के लिए वहां कमेटी और या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई। तो यहां तक समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ आज की कार्रवाई समाप्त होती है। धन्यवाद।